सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ प्रतीश हियर। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईटिन नंबर कैसे अप्लाई करते हैं, आईटिन नंबर होता क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए। अभी क्योंकि पूरा टैक्स फाइलिंग का पूरा टाइम पीरियड है ना, तो सब लोग जो भी डिपेंडेंट वीज़ा या जिसके पास एसएसएन नहीं है वो लोग कोशिश करेंगे कि आईटिन नंबर अभी अप्लाई कर ले। तो मैंने सोचा यही परफेक्ट टाइम है ये वीडियो बनाने के लिए। तो क्योंकि मैं भी अभी भाविका के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि वो एसएसएन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो डिपेंडेंट वीज़ा पे है ना। तो उसको भी आईटी नंबर चाहिए, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था पूरा प्रोसेस। तो मैंने सोचा आपको भी बता देता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना टाइम पीरियड लगता है, क्या आप टैक्स भी साथ में फाइल कर सकते हैं कि नहीं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये भी पूरा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। अगर आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनानी ली है, मूव टू यूएस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो आप वहाँ पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बैंक अकाउंट, एसएसएन कैसे लेते हैं, वो सब और भी बहुत सारे वीडियोस है, तो वो सब देख लेना। चलो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जैसा कि मैंने बोला, आज के पूरे वीडियो में मैं आपको आईटिन नंबर के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आईटिन नंबर होता क्या है। अगर आपको डिटेल में जानना नहीं पूरा क्या होता है आईटिन नंबर, कौन कौन एलिजिबल है, तो ये जो मैंने वेबसाइट खुली रखी है ना, irs.gov, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप टैक्स फाइल करते हो और अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, जैसे इंडिया में पैन कार्ड हो गया टैक्स फाइल करने के लिए चाहिए, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी होता है। तो हर हर कोई एलिजिबल नहीं होता सोशल सिक्योरिटी के लिए। जैसे मैं H1B वीज़ा पे हूँ, तो मैं सोशल सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन भाविका डिपेंडेंट वीज़ा पे है तो वो एलिजिबल नहीं थी। तो उसके लिए आईटिन नंबर एक अप्लाई करना पड़ता है, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो वो नंबर जब आपके पास आएगा तो वो यूज़ करके आप टैक्स फाइल कर सकते हो। तो ये भी मतलब एक बार आपके पास आईटिन नंबर आ गया तो आप टैक्स फाइल कर सकते हो, आप शायद बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो ये आईटिन नंबर बहुत ज़रूरी चीज़ है टैक्स फाइल करने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए भी। नाउ आईटिन नंबर अगर आपके पास आ गया तो ऐसा मत समझना कि एक बार मतलब एसएसएन होता तो आप काम कर सकते हो, लेकिन आईटिन नंबर होने के बाद आप काम नहीं कर सकते हो। ना ही आप डिपेंडेंट क्वालिफाई होते हो। आईटिन नंबर सिर्फ आपको टैक्स फाइलिंग के लिए काम आएगा, ये उसका मेन पर्पस है, ठीक है। नाउ कौन कौन एलिजिबल होता है आईटिन नंबर के लिए ना, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपके पास एसएसएन नहीं है, और अगर आप एसएसएन के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप आईटिन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन अगर आपको टैक्स फाइल करना है तब आपको आईटिन नंबर चाहिए होगा, तो तब आपको अप्लाई करना है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, आप अगर ये कैटेगरीज में आते हो तो आप हाँ मतलब अप्लाई कर सकते हो आईटिन नंबर के लिए। तो चलो मैं आपको एक एक करके कैटेगरीज बताता हूँ। नॉन रेसिडेंट एलियन हु इज़ रिक्वायर्ड टू, नॉन रेसिडेंट मतलब जो यूएस में नहीं रहता है। एलियन मतलब वो वाला एलियन नहीं, दूसरे प्लानट वाला, बट यहाँ पे जो मतलब जो सिटीजन्स नहीं है ना उनको ये एलियन करके रेफर कर रहे हैं। नॉन रेसिडेंट मतलब जो यूएस में नहीं रहता और जिसको टैक्स फाइल करना है, ठीक है, तो ये वो हो गया। देन यूएस रेसिडेंट एलियन हु इज़ बेस्ड ऑन द डेज प्रेजेंट इन द फाइलिंग टैक्स रिटर्न। तो यूएस में जो रहता है रेसिडेंट एलियन मतलब जो रह रहा है यहाँ पे, और एक नंबर ऑफ डेज मतलब सब्सटैंशियल प्रेजेंट टेस्ट होता है। अगर आप 182 डेज या कुछ ऐसा रहते हो यूएस में, उसके बारे में एक रीड कर लेना कि व्हाट इज़ सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो लोग अगर उनके पास एसएसएन नहीं है तो वो आईटिन अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट ऑफ अ स्पाउस ऑफ यूएस सिटीजन और रेसिडेंट एलियन, तो भाविका का भी ये कैटेगरी में आती है। तो मैं यहाँ पे रेसिडेंट एलियन हूँ क्योंकि मैं कुछ 6-7 महीने से यहाँ पे हूँ और मैं अभी टैक्स फाइल करने वाला हूँ। भाविका इज़ माई स्पाउस ना, तो वो अभी ये कैटेगरी में आ जाएगी। शी इज़ अ डिपेंडेंट और स्पाउस ऑफ अ रेसिडेंट एलियन, तो वो अप्लाई कर सकती है। फिर डिपेंडेंट और स्पाउस ऑफ नॉन रेसिडेंट एलियन, और डिपेंडेंट में अभी सिर्फ बच्चे आते हैं, ठीक है, ये हो गया। और भी है बहुत सारे कैटेगरीज, बट मेन फॉर अभी मैं मेरा फोकस ये मेन वीडियो में होगा कि अगर आप H1B पे आ रहे हो और आपके स्पाउस है जो H4 पे है, तो उनका आइटन नंबर चाहिए। तो आप खाली एक बार समझ लेना आप ये कैटेगरीज में आते हो कि नहीं। तो भाविका फॉल्स इन टू वन ऑफ दिस कैटेगरीज ना, तो उसके लिए भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो irs.gov पे जाओगे तो आपको पूरा बता देंगे कि आइटन नंबर होता क्या है, ये किसको आप एलिजिबल हो कि नहीं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया पूरा फर्स्ट स्टेप कि आइटन नंबर होता क्या है, आप एलिजिबल हो क्या नहीं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको अभी अप्लाई करना है। तो यही आईआरएस के वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको आइटन नंबर अप्लाई कैसे करना है। तो अभी आप आईआरएस के वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे सब कुछ मेंशन है कि अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ जो मुझे ऑप्शंस पता लगे।
पहला ऑप्शन है, आप मेन चीज़ तो आपको एक W7 फॉर्म फिल करना होगा। तो वो फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा कि नाम किसके डिपेंडेंट हो, क्या क्या है वो सब। मैं आपको फॉर्म भी बताऊंगा पूरा कैसा है। फिर एक बार फॉर्म भर लिया, उसके बाद आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, आपको फॉर्म भर दो, फिर आपको एक प्रूफ और आइडेंटिटी चाहिए, जैसे पासपोर्ट हो गया, ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है या कुछ है तो वो हो गया। वो फॉर्म भर के आपको ये मेलिंग एड्रेस पे मेल करना है। साथ में आपका पासपोर्ट भी मेल होगा, और 14 वीक्स या कुछ लगता है जिसमें आपको ये वापस आपके साथ आईटिन नंबर आएगा। तो ये ऑप्शन ना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपका पासपोर्ट इसमें चला जाएगा 15 हफ्तों के लिए, और आपको अगर कहीं बाहर ट्रैवल करना है तो आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि आपका पासपोर्ट है जो इंडियन पासपोर्ट है, वो आप कोई इंडियन एम्बेसी में लेके जाओ, उसके प्रिंट जेरोक्स लेके, आई थिंक फर्स्ट 4 या 5 पेजेस और लास्ट 2 पेजेस लेके पहले कहीं पे जाके, जैसे यहाँ पे वो होता है ना, USPS हो गया, वहाँ पे जाके नोटराइज करा लो कि ये आपका ओरिजिनल पासपोर्ट का कॉपी लिया आपने। फिर आपको जाके एम्बेसी में जाके देना पड़ेगा, और वो लोग आपको प्रॉपर्ली अथोराइज़ करके देंगे कि इंडिया का, बोलेंगे कि ये वैलिड पासपोर्ट है आपको, तो फिर आपको सिर्फ वो कॉपी भेजनी पड़ेगी। आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं भेजना पड़ेगा मेल में। ये पहला ऑप्शन है। ये मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आपको अगर ये बेटर लगे तो ये कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा इजी है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, बहुत सारे एक्सेप्टेंस एजेंट होता है, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया बहुत सारे एक्सेप्टेंस एजेंट्स, आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी ऑनलाइन। आपके पास में जो है उधर चले जाना, आपको W7 फॉर्म लेके जाना है, आपको अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेके जाना और पासपोर्ट लेके जाना है, इतना लेके जाना है। और वो वहीं पे एक्सेप्टेंस एजेंट आपका ओरिजिनल देख के वहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, और वो आपको मेल वेल जो भी करना है वो बता देंगे। तो ये केस में आपको अपना पासपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिखाने की ज़रूरत है इन पर्सन, बस फिर वहाँ पे हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज़, आप खुद जो आपके घर के आसपास जो भी IRS की ऑफिस होगी ना, IRS सेंटर होगा, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जाके ही आपको अपना पूरा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए नीचे कोई वेबसाइट पे नंबर होगा, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लो, फिर जाओ और वहाँ पे जाके वेरीफाई कराओ पासपोर्ट और वो आईटिन नंबर। और आप जब आईटिन नंबर फाइल भी मतलब अप्लाई करो ना, उसके साथ आप अपना टैक्स भी भर सकते हो, मतलब टैक्स फाइल किया वो भी साथ में भर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस थे। पहला प्रोसेस तो था मेल करना आपको सब कुछ, दूसरा प्रोसेस था एक्सेप्टेंस एजेंट के पास जाना, और तीसरा था कि आप IRS ऑफिस जाके अप्लाई कर लो, ठीक है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये वेबसाइट पे सब कुछ दिया, मतलब कब अप्लाई करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा। तो मैं अभी फेब में या मार्च में अप्लाई करने वाला हूँ। तो आइडली यहाँ पे 15 अप्रैल के पहले टैक्स भरना पड़ता है। यहाँ पे साइकिल है जनवरी टू दिसंबर, इंडिया जैसे अप्रैल टू मार्च नहीं है। तो जैन टू दिसंबर मतलब ईयरली साइकिल जो इनका टैक्स है ये है। और आप फिर अप्रैल 15 तक टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, उसी के साथ मैं रिकमेंड करूँगा कि आईटिन नंबर भी आप फाइल कर दो, तो दोनों एक साथ हो जाए। उसके बाद में मत करना, क्योंकि एक बार आईटिन नंबर आपके स्पाउस का आ जाता है ना, तो उसमें टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अभी मैं भाविका के साथ टैक्स भरूंगा ना, तो एक ऑप्शन आता है मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, तो उसमें हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाता है टैक्स का। तो आई वुड रिकमेंड टैक्स फाइल करो, तभी आप स्पाउस का भी कर दो, ठीक है। फिर ये पूरे प्रोसेस को एक बार फाइल कर दो कि उसको 7-8 हफ्ते लगते हैं आपके घर पे पूरा आने के लिए, आईटिन नंबर उसमें चेक करेंगे पूरा आपका एप्लीकेशन वो सब, और फिर जाके उसको 7-8 वीक्स में आपका वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे ऑप्शंस थे कि अप्लाई कैसे करना है। नाउ आपको अभी मेन आपका सोर्स होगा इन्फॉर्मेशन का IRS की वेबसाइट। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि क्या प्रोसेस है, आपके घर के पास कौन सा है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। और इसके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप ये ऑप्शन के साथ जा रहे हो तो सुबह सुबह जाते ही कॉल कर लो वीकडेज़ में, क्योंकि बहुत वेटिंग होता है। तो मैंने तो सुबह से 8 बजे कुछ खुलता है, 8 या 9 बजे, वही टाइम पे कॉल कर दो, आधा घंटा वेट होता है, फिर आपका फटाफट आ जाएगा नंबर, और आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो इधर गो स्टार्ट ऑफ द डे और एंड ऑफ द डे, जब वो क्लोज होना है उसके आधे 1 घंटे पहले कॉल करो, वरना क्योंकि बीच में बहुत बिजी हो जाता है, ठीक है। नाउ इसके लिए सिर्फ एक मेन फॉर्म है जो भरना पड़ता है, W7 फॉर्म बोलते हैं वो। ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये देखो, इधर क्लियरली लिखा है कि डोंट सबमिट दिस फॉर्म इफ़ यू आर एलिजिबल टू गेट अ US सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो अगर आप एलिजिबल हो SSN के लिए तो प्लीज़ डोंट अप्लाई फॉर द आईटिन नंबर। तो आपको सोशल सिक्योरिटी लेना पड़ेगा। आपको जानना है वो कैसे लेना, तो उसका एक वीडियो सेपरेटली बनाया हुआ है, वो जाके देख लेना,
अभी चलो देखते हैं ये फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप में आपको अप्लाई करना न्यू ITN के लिए, तो वो कर लो। रिन्यू करना तो रिन्यू कर लो, प्रोसेस सेम ही है। तो मुझे तो अभी नया अप्लाई करना है, तो वो देख लेते हैं। फिर यहाँ पे है कि आप कौन से कैटेगरी में, तो कौन मतलब क्यों अप्लाई कर रहे हो, W7 फॉर्म क्यों भर रहे हो, आप कौन से कैटेगरी में। तो जैसे मैंने बोला भाविका का कि वो स्पाउस ऑफ अ रेसिडेंट एलियन है, तो उसके लिए ऑप्शन ही आता है स्पाउस ऑफ US सिटीजन रेसिडेंट एलियन। ठीक है, जब आप ये भर दोगे ना, तो उसके बाद आपको ये भरना पड़ेगा कि जो आप मतलब मेरा खुद का ITN SSN नंबर जो है वो डालना पड़ेगा, मेरा नेम डालना पड़ेगा। तो जब अगर मैं ये एप्लीकेशन भाविका के लिए भर रहा हूँ, तो भाविका को मेरा नाम लिखना पड़ेगा, मेरा SSN नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके अकॉर्ड आप जो कैटेगरी में फ़िट होते हो वो वहाँ पे चेक कर लेना। फिर आपके स्पाउ मतलब हाँ हस्बैंड या वाइफ का नाम लिख लेना जिनके पास SSN है, और ये वहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा कैटेगरी ई में आता है। तो जो भी मेरे को लगता है H1B वीज़ा पे है मेरे जैसे, और उनकी वाइफ H4 पे है, तो उनके लिए कैटेगरी ई ही होगा अगर वो सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट पास करते हैं, जो कि आई थिंक 182 डेज यू हैव टू बी इन द US इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, अपना नाम लिख दो। तो यहाँ पे भाविका का नाम आ जाएगा, लास्ट नेम। अगर आपका बर्थ के टाइम पे डिफरेंट नेम था तो वो लिख दो। ठीक है, अगर मतलब शादी के बाद आपने नेम चेंज कराया तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। मेलिंग एड्रेस, आपके घर का एड्रेस जो US में है वो पूरा इधर आ जाएगा। फॉरेन एड्रेस, तो इंडिया में आपके घर का जो आप तो इंडिया में हो या आप कोई भी कंट्री से आ रहे हो तो आपके घर का एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, बर्थ इन्फॉर्मेशन, बर्थ डेट हो गया, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लो, सिटीजनशिप आपकी इंडिया की है या फिर मल्टीपल कंट्रीज़ की है वो। फॉरेन टैक्स नंबर ज़रूरी नहीं है लिखना। टाइप ऑफ वीज़ा में आपका आएगा H4 वीज़ा वाले मोस्टली अप्लाई करेंगे मेरे हिसाब से, तो H4 वीज़ा का नंबर लिख लो जो वीज़ा के ऊपर लिखा हुआ रहता है, और एक्सपायरेशन डेट कब तक वीज़ा है। अभी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आप क्या सबमिट कर रहे हो, तो पासपोर्ट आप सबमिट कर सकते हो, या फिर यहाँ के अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ गया तो वो। तो मुझे ये दोनों के बारे में पता है, USCIS डॉक्यूमेंटेशन, और अदर मुझे नहीं पता। तो मेन सबके लिए कॉमन तो पासपोर्ट ही होगा, तो आप पासपोर्ट भर देना। इशू किसने किया है, पासपोर्ट नंबर, एक्सपिरेशन, फिर आप एंट्री कब की थी US में, तो वो सब लिख देना। फिर 6E में लिखा है हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर I10, तो अगर आपने पहले अप्लाई किया तो वो कर दो, तो पुराना I10 नंबर डालना पड़ेगा ना। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। एंटर I10 और IS, अगर आपने पहले अप्लाई किया I10 नंबर या ISRN नंबर तो आपको इधर डालना पड़ेगा, और जो नेम पे अप्लाई हुआ था वो। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी आप अटेंड करो तो उसका नाम डाल सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपको साइन साइन करनी है, एंड देन यू आर डन। ठीक है, अगर आप एक्सेप्टेंस एजेंट्स के पास जा रहे हो, तो यहाँ पे आप वो एक्सेप्टेंस एजेंट्स अपना डिटेल्स भर देगा, अपना नेम साइन, तो आपको सिर्फ यही देना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट का ही सबमिट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक्सेप्टेंस एजेंट्स का मतलब ये फ़ायदा होता है। ठीक है, नेम ऑफ डेलीगेट, मतलब आपका आपके बिहाफ पे कोई फॉर्म भर रहा है ना एजेंट, या तो उनको अगर भर रहा है तो लिख देंगे, अगर नहीं भर रहे तो आपको ये ब्लैंक छोड़ सकते हो इफ़ एप्लीकेबल ही है तो। ठीक है, तो अपनी सिग्नेचर, आज की डेट और फ़ोन नंबर। तो यही सिंपल प्रोसेस था I10 नंबर का। तो आई होप आपको ये समझा हो I10 नंबर अप्लाई कैसे करते हैं। काफ़ी सिंपल प्रोसेस था। ये फॉर्म भी एकदम इजी है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँ। मैंने भी अभी अब तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया I10 नंबर अप्लाई करने का। फॉर्म भर के रखा है, अपॉइंटमेंट भी बुक है मेरी IRS ऑफिस के साथ। तो मुझे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली या कुछ अलग हो तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जैसा मैंने बोला तो आप कमेंट में लिख देना, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने के सारे क्वेश्चंस। मेरा भी पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 1-2 हफ्ते में, तो मुझे भी और ज़्यादा आइडिया आएगा कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है। एकदम ईजी प्रोसेस है। तो जैसे ही मुझे सब पता चलेगा तो मैं और भी अगर कुछ डिफरेंट हुआ ये वीडियो से तो मैं आपको बता दूंगा पोस्ट करके या कुछ इंस्टाग्राम पे। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेटिव दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।